हमारे यहाँ कल्चर ही ऐसा बनाया गया है कि ये चीज़ सबसे ऊपर है। हाँ कोचिंग भी आपको वो फील दिलवाती है, आपके पेरेंट्स वो फीलिंग दिलवाते हैं। यही है, वो शुरुआत होती है उसकी 10th क्लास से कि 10th में जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि यही सब कुछ है, इस एग्ज़ाम से बियॉन्ड तो कुछ है नहीं। 12th में फिर अगेन लगता है, उसके बाद फिर IIT JEE नीट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तुम, CS किसी भी स्टूडेंट से बात कर लो, किसी को लगता है कि ये लास्ट माइलस्टोन है, इसके बाद ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। हाँ एग्री। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर सब बेकार। अगर आप मिलोगे उन लोगों से जो कि स्टूडेंट इस चीज़ मान लेते किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ एग्जाम आज, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि यार इसके बाद भी कितनी सारी अच्छी चीज़ें की जा सकती, कितने बड़े बिजनेस बिल्ड होते हैं। आपको सक्सेस स्टोरीज देखनी है और अप क्लोज देखनी है, रियलिस्टिकली देखनी है। ट्रू। और हम वही एक प्लेटफॉर्म, वही एवेन्यू देना चाहते हैं लोगों को जहाँ पे आप रियल चीज़ें रियल लोगों से मिल पाओ और रियल सब्जेक्ट्स पे, रियल टॉपिक्स पे करियर एडवाइस ले पाओ। हर कोई बस एक रैंडम सोर्स से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल के अपने हिसाब से एक पिक्चर बना रहा है। ऐसा होता है ना कि एक ऊँट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाथी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कई लोग मतलब नीट UG जैसा एग्जाम, उसके लिए 4 5 6 साल भी प्रिपेयर करते हैं। उस पूरे पीरियड में उन्हें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल जो हमारा यूज़ केस होता है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस के हम मेंटरशिप सेशंस देते हैं। कोचिंग में मॉक टेस्ट हो रहा है, आप कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन भी दे रहे हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती करते हैं कि उस टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं। और अगर वो कर भी रहे होते तो उन्हें समझ भी नहीं आता एग्जैक्टली कहाँ गलती कर रहे हैं। एक मेंटर या एक सपोर्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि वो बंदा आपको एग्जैक्टली बताएगा कि देखो तुमने इस पर्टिकुलर पोर्शन में फिजिक्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो क्वेश्चंस आए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। यहाँ पे तुमने 4 क्वेश्चंस थे, चारों अटेम्प्ट किए हैं और तुम्हारे 3 गलत हुए हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पर है। तुम अटेम्प्ट या तो यहाँ पे कम कर सकते हो या इसको पहले ठीक करो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के छोटे छोटे आधे घंटे के टेस्ट दे दो और फिर आगे जाओ। अब इस टाइप की एडवाइस से आपके 4 क्वेश्चंस के बेसिस पे कम से कम 10 से 12 नंबर का फ़र्क आ जाएगा। 10 से 12 नंबर में आपकी अगर रैंक ही देखी जाए तो 5000 ऊपर नीचे हो जाएगी। बस पेरेंटल प्रेशर जैसे एक बहुत बड़ा इशू है कि कई पेरेंट्स जो हैं एम्बिशियस हैं। मतलब सो एसेंशियली हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टूडेंट्स पे जाती हैं, यूज़ अपने बच्चों पे जाती हैं। तो जो हमारे सपने थे हम अपने बच्चों के थ्रू पूरे करेंगे एक तरीके से। तो इस वजह से अब कई बार जो है बच्चे खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस चीज़ को। जो स्टूडेंट है जिनकी मैं बात करूँ, यंग स्टूडेंट स्पेशली, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को। अब उनके दिमाग में हमेशा चल रहा होता है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए या मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो आई एम लेटिंग माई पेरेंट्स डाउन। फिर मैंने क्या कहते हैं घर जाना छोड़ दिया बीच में कि जब घर तभी जाऊँगा जब मार्क्स अच्छा लग जाएंगे मॉक टेस्ट में। तो उससे और प्रेशर बिल्ड होता चला गया और मार्क्स नीचे चले जाने लग गए। बाद में मतलब जब मैं 12th में आया तब फाइनली एक बंदे के भाई ने, बड़े भाई ने मुझे एडवाइस किया कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला मटेरियल फॉलो करो, यहाँ से फॉलो करो और इतना ही पढ़ो। और जो तुम्हारा बैकलॉग हो चुका है, जो तुम्हारी DPPs जो रिवीजन वगैरह है, उसके लिए 2 दिन हफ्ते के अलग से निकाल लो। मैंने सिर्फ वही एडवाइस फॉलो करी। एक छोटी सी एडवाइस आपकी लाइफ चेंज कर सकती है कहीं भी किसी भी मोमेंट पे। तो फ़र्क यहाँ पर आता है कि आप किस बंदे से एडवाइस ले रहे हो, किस सोर्स से एडवाइस ले रहे हो और किस टाइप के बंदे आप खुद हो। तो तीनों चीज़ें फैक्टर इन होनी चाहिए। एज अ प्लेटफॉर्म जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि आप एज अ यूज़र जब एक्सपर्टों के पास आओगे तो आपकी जो भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी चाहिए। यू नीड टू प्रोग्रेस फर्दर इन योर करियर। सो इट कुड बी अ वेरी स्मॉल गोल कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, या अगर आप इन द लॉन्ग रन इफ़ वी टॉक अबाउट इट, एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग ओनली स्टूडेंट्स, बट अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो एक वेदर यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर, यू आर UX डिज़ाइनर या आप एक टेक डेवलपर हो, हम सब के करियर फेजेस में डे टू डे वीकली इश्यूज रहते हैं। मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये भी प्रॉब्लम है कि यार मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है अपने वर्क एनवायरनमेंट में, या आई एम टू शाय, आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं सैलरी नेगोशिएट कैसे करूँगा, या फिर क्या कहते हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैं PRD कैसे बिल्ड करूँ, कौन से पर्टिकुलर टूल्स को यूज़ करूँ या कौन सी मीट्रिक्स को करूँ, बेंचमार्किंग कैसे की जाएगी। हर एक बंदे की एक अलग लेवल की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसके लिए कोई ना कोई वो एक तरीका, आसरा टाइप ढूंढ रहा है कि जो कि इनफॉर्मल है, कि मैं आपके पास रीच आउट करूँगा, मेरी किस्मत अच्छी होगी तो आपको पता होगा, या कोई कंपनी में अगर काम कर रहा है तो अपने मैनेजर के पास में भी जाना चाहेगा या अपने कॉलीग को बोलेगा। लेकिन ऐसे एवेन्यूज़ बहुत कम है। एक्सपर्ट वो एवेन्यू बनाना चाहता है जहाँ पे कि आप अगर आए
तो आपका करियर प्रॉब्लम ख़त्म होगा। आप मूव कर पाओगे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट दिए, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हुए या टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आप सीख तो जाते ही हो। मतलब एज एन एग्जाम्पल आपको भी ये समझ में आया कि भले IIT का एग्ज़ाम नहीं निकला, लेकिन इसके बाद भी लाइफ है और बहुत अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं। बिजनेस वर्ल्ड में यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स ना, बट उसके लिए आपको 4-5 साल का टाइम लगा। आप एक इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरे होगे, स्ट्रेस से भी गुजरे होगे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको कोई सही बंदा, सही एवेन्यू मिलता है इस चीज़ का, तो आप भी अपने ऐसे लोगों से मिल पाते और अच्छे लोगों से मिल पाते। इतने सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला। आजकल तो 19 साल की एज में लोग $multi-billion बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रू। अगर ऐसे लोग हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो हम उस गैप को हटाना चाहते हैं जहाँ पे कि आपके पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन भी आए, सही बंदे से, सही सोर्स से आए। वेदर इट्स आर AI बॉट, whether it's our mentor, every single thing that you will see on our platform will help you move ahead in your career. So it's essentially a human transformation platform that we are building. Today on the EOD show, we have a guest who's himself an IITian, but more importantly, is building a platform where he wants to connect millions of aspirants for different career paths with their mentors. Today on the show, we have Varun. Hi, Varun. Hi, Ankit. How are you? Good. I think I'm very excited to learn about your journey, learn about, how you build this business, learn about how you build the whole customer operations around it. Really eager to actually have this conversation. Thank you so much for inviting me on this platform. Wonderful to be here. Thank you. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है जो आप सॉल्व कर रहे हो इसके? देखिए, प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगा उसको। एक्चुअल बात यह है कि ट्रेडिशनली, कल्चरली वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है स्लाइटली सिमिलर टू व्हाट चाइना और मे बी इवन अ कोरिया और सिंगापुर हैव। यहाँ पे हम लोग सुपर कॉम्पिटिटिव होते हैं। जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि कंपटीशन में, और एक ग्रोइंग सोसाइटी है, क्योंकि बीइंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी आर प्राइमरीली एस्पिरेशनल पीपल। अब होता ही है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे जो यूज़र्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, हर बंदा जो है वो एक सुपर कॉम्पिटिटिव फेज से गुजर रहा है किसी भी मोमेंट पे। जब से वो पैदा होता है तब से लेकर उसको बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये लाइफ का एक फिक्स पैटर्न है, इस पे आप चलोगे तो आपको सक्सेसफुल माना जाएगा, इस पे नहीं चलोगे तो आप फेलियर हो। और वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब ईच ऑफ अस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं वो कर रहे होते हैं, हमने भी वही सीखा है। वो एक रैट रेस बन जाती है जहाँ पे कि हर एक चीज़ जो है एक नोशनल कॉन्सेप्ट है या एक नोशनल यूटोपिया काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर, विच if you let's say follow a certain path, you will be considered successful. For example, for a student who's let's say in class 8th or 9th, the parents will start telling him कि यार 10th class जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये कर लिया ना तो फिर तुम्हारा करियर सेट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चा है वो बहुत मेहनत से पढ़ने लगता है, वो डरने भी लगता है, क्योंकि जब एक सक्सेस का क्राइटेरिया उसको बता दिया गया तो उसके साथ आपने फेलियर का क्राइटेरिया जोड़ दिया, तो वो डर भी रहा है, वो प्रेशर में भी है, साथ में स्कूल भी उसको ये बोल रहा है, उसके कॉलीग्स में कोई होगा जो कि बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, बाकी लोग जो है उतने अच्छे नहीं ला पा रहे, लेकिन इसके दिमाग में ये है कि यार मुझे सुपर पहुंचना है। कंपैरिजन भी होता है पेरेंट्स के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, आपस में भी होता है कंपटीशन जो है। अब वो 10th क्लास में आते आते उसके अगर नंबर कम रह गए या वो किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको ये लगता है कि हिज ड्रीम्स आर नाउ शैटर्ड, देयर इज नथिंग एल्स दैट ही कैन डू। In order to regain that confidence, he'll need another 1, 2, maybe even 3, 4 years. And in some cases, it does not happen at all. क्योंकि वो चीज़ जो कि 10th क्लास में हम लोग जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एज डिटरमिन करने के लिए वो सर्टिफिकेट का यूज़ होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उसको इतना बड़ा बना के दिखाते हैं। फिर वही चीज़ क्लास 12th में होती है, वो कॉलेज में भी होती है। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको बताया जाता है कि कॉलेज में ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। अब आपको कॉलेज में जाके जो यूनिक चीज़ होती है एक एज ग्रुप के बाद कि आप 18 साल की उम्र पार कर चुके होते हो, आपको ये समझ में आने लगता है कि यार कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पे। उस टाइप की पढ़ाई नहीं है जो कि स्कूल तक थी, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर था, एग्ज़ाम भी पास करना था, अब ये सब हो गया
पास हुआ फेल हुआ वो एक अलग चीज़ है, बट अब कॉलेज में एक नई टाइप की लाइफ है, पॉसिबिलिटीज़ दिखनी शुरू होती हैं। बट प्रेशर अभी भी वही है कि तुम्हें पहले जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है तो उसके लिए अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें सारी चीज़ों का एक तरीके से बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान भी ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। बलिदान का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है टिपिकली, whether it's me going out with your friends, probably making a girlfriend or a boyfriend, या आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, आपको टीवी सीरीज देखना अच्छा लगता है, कोई पैशन फॉलो करना अच्छा लगता है, यू कैन नॉट एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप अगर एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो तो फिर आप सीखोगे भी नहीं। हम क्रिटिकिंग सोसाइटी भी नहीं है, क्योंकि अगर ये पैटर्न बना हुआ है इतने सालों से तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया था तो सही ही होगा, तो हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। मतलब आई सी माई यंगर कजिन्स who have been following the same pattern that I was following 15-20 years back. तो आपको ये बताता है कि ये सोसाइटी में कल्चरल नोशंस जो हैं वो कितने डीप रूटेड है। और मतलब जॉब का भी लेना देना ये है कि अगर आप देखोगे ना कि हर कोई जॉब करना चाहता है, जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहता है। अच्छी कंपनी की एक डेफिनेशन है, अच्छी कंपनी मतलब जो पॉपुलर कंपनी है। हम लोग के टाइम पे याहू पॉपुलर कंपनी होती है, याहू इज नॉट देयर एनीमोर ना। अब कंपनीज लेकिन चेंज होती रहती हैं, आप सिर्फ जॉब सीकर्स क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में एक तरीके से, और वो भी डम्प्ड डाउन वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। तो हमारे यहाँ पिकासो का बनना या हमारे यहाँ एक स्टीव जॉब्स का बनना बहुत टफ है, क्योंकि फ्रीडम नहीं है आपके पास। आपको अगर आप चाहोगे आज यहाँ पे एक यूट्यूबर बनना तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि यार इन क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकता है। आप आज यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, कल के दिन 2 साल बाद आप चेंज कर दो कि आप बोलो कि नहीं मैं जॉब में जाना चाहता हूँ। वो जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम टू मूव टुवर्ड्स वन जॉब टू अनदर, और मे बी इवन चेंज योर स्ट्रीम्स, और मे बी इवन डिसाइड टू ड्रॉप आउट ऑफ अ कॉलेज, इट्स नॉट देयर। वही चीज़ शुरुआत से है, बिल्कुल बचपन से, जहाँ पे कि हमें एक एग्ज़ाम को लिखने के तरीके बताए जाते हैं। अब ये सोसाइटी के तौर पे कैसे चेंज हो सकता है? मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, जैसे जैसे इकोनॉमी इम्प्रूव्स, people have now started seeing other avenues. So ever since this we liberalized in 91-92, उसके बाद हमें समझ में आया कि यार अच्छी कार्स भी होती है, बिजनेस भी किया जा सकता है। पहले बिजनेसमैन को कितना खराब दिखाते थे एक ज़माने, मतलब आप देखोगे अमरीश पुरी बिजनेसमैन होता था, साहूकार होता था, मतलब उन नामों के साथ आप एक गलत फीलिंग एसोसिएट करते थे। अब शार्क टैंक ने काफी कुछ बदला है। शार्क टैंक ने बहुत कुछ बदला है। बदलना भी चाहिए। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना, आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है तो आपको बिजनेस भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपना एजुकेशनल कल्चर जो है ना, उससे ही ये सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं एक्चुअली। तो लेकिन ये नहीं लगता कि आज जो आप कर रहे हो उससे एक सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप हो रहा है इन स्टूडेंट्स के या एस्पिरेंट्स के दिमाग में, क्योंकि जो उसके सराउंडिंग में पेरेंट्स या जो सोर्सेज थे वो आज भी वही है, और आपके थ्रू उन्हें एक रेडिकल आइडियाज मिलेंगे जो उनके शायद दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट करेंगे रेदर देन सॉल्यूशन। नहीं, हमारा ओरिएंटेशन एक्चुअली सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। तो एज एन एग्जांपल, अगर आप पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, पेरेंटल प्रेशर फील कर रहे हो, तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि यार अपना घर छोड़ के भाग जाओ। हम ये बताएंगे कि उस पेरेंटल प्रेशर से कैसे डील किया जा सकता है, पेरेंट्स को कैसे समझाया जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है। और पेरेंटल प्रेशर भी ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत है। पेरेंट्स हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन देयर माइंड्स, बट उनको जो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है और आप जिस तरीके से उससे डील कर रहे हो, हम आपको उससे डील करने का तरीका बताना चाहते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। मैं एक बहुत सीरियस इशू को अगर डिस्कस करूँ तो स्टूडेंट सुसाइड्स जैसे खासतौर पे फूटा में और भी कहीं, इनफैक्ट इवन कॉलेजेस में होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो IITs में, मैंने अपने टाइम में भी देखे हैं, आज भी हो रहे हैं। वो सुसाइड का इशू क्या है कि बंदा, ऐसा नहीं कि उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि यार ये बंदा मतलब कुछ गलत कदम उठा ले या ये किसी लायक नहीं है, बट जो स्टूडेंट है वो खुद से ये मान के बैठा है कि ही इज नाउ ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। मतलब दैट्स अ क्लिनिकल डिप्रेशन। और उसके अलावा स्ट्रेस एंजाइटी इतनी होती है कि आप यू एक्चुअली मेक अ ककून अराउंड योरसेल्फ, जिसमें आप बंधे हुए हो। उस ककून से तो कोई निकालेगा आपको, उस ककून से कौन निकालेगा? आपके साथ आपका वो पीयर निकालेगा जो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को फेस कर चुका है।
अगर आपने कोई एक प्रॉब्लम फेस करी, हम किसी भी चीज़ में ले लेते हैं, आपने कोई सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करी होगी, कभी बिजनेस में, कभी ऑपरेशंस का, कभी कोई हायरिंग रिलेटेड इशू रहा होगा, आपने वो फेस किया है, आपने अगर उसको रिजॉल्व किया है, तो आपको उसके दोनों एस्पेक्ट्स पता है कि यार ये इशू आया क्यों था, मैं कितना टेंस था उस टाइम पे, सो एज टू एक्चुअली हैव द फीलिंग ऑफ एम्पैथी अबाउट द अदर पर्सन्स प्रॉब्लम। और थर्ड पार्ट, किसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। जब मैं उससे गुजर रहा हूँ तो इफेक्टिवली मुझे लग रहा है कि इसका सोल्यूशन है ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये स्टूडेंट्स के केस में और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं ना। वो पढ़ रहे हैं उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, या उनके अपने हॉस्टल रूम में, उनके एक शैल बन चुका है। टीचर्स के पास टाइम नहीं है, वो नहीं दे सकते टाइम। और कोचिंग को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोचिंग के लिए रिजल्ट्स मैटर करते हैं सिर्फ। तो स्टूडेंट उस पूरी पिक्चर में एक जस्ट अनदर कॉग इन द व्हील हो जाता है। उस वजह से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है कि हम रेनेसॉन्स लेकर आ रहे हैं अपने, लेकिन हम इस प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को चेंज कर रहे हैं फॉर द बेटर। तो जो स्टूडेंट आज ये फील कर रहा है कि उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते, उसको ये समझ में आएगा कि उसके मार्क्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं और कैसे इंप्रूव किए जाएं। जो स्टूडेंट स्ट्रेस में है, हम उसका स्ट्रेस कम करेंगे। सो फॉर दैट वी ऑल्सो हैव एक्चुअल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हु आर राइट नाउ प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन एक्सपर्टो। उनके सेशंस भी हम लोग करवाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग उन मेंटर्स को भी, अलग अलग एक्सपीरियंस के मेंटर्स को भी हम लेकर आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे प्लेटफॉर्म पे ये है कि डाइवर्सिटी कितनी है। तो डाइवर्सिटी से मेरा मतलब है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस यू आर कमिंग फ्रॉम, द लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग। सो as of now we have mentors who are providing sessions in 22 different languages in India. Wow. और उसका मतलब यही है कि जब आप अपनी भाषा में किसी बंदे से बात करते हो तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाते हो, ज़्यादा अच्छे से अपने इश्यूज़ को बता पाते हो। और शायद कई बार कल्चरली हम उन चीज़ों से रिलेट भी कर पाते हैं। अगर मेरी भाषा में कोई मुझे वो चीज़ समझाएगा तो शायद और कल्चरल नुआंसेस जो उससे में होंगे मैं उनसे रिलेट कर पाऊंगा। एग्जैक्टली मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आप कहाँ देखते हो, इंडिया में या भारत में? हम लोगों के लिए जो प्राइमरी इम्पैक्ट है, देखिए हम लोग एक अफोर्डेबल सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो यूज़र्स जिनको अभी तक मेंटरशिप एक्सेसिबल नहीं है, वो प्राइमरीली आपको कहाँ दिखेंगे, Tier 2 Tier 3 टाउन से। मेट्रोज में फिर भी थोड़ा आसान है किसी बंदे को ढूंढ पाना, कोई काउंसलिंग सर्विस ले पाना, या टीचर्स आपको मे भी मिल सकते हैं। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी का एक और एंगल ये आता है कि वो लोग जो कि प्रिविलेज क्लास को, एक जजमेंटल वर्ड नहीं है लेकिन हाँ, मतलब समवन हु बिलोंग्स टू अपर क्लास और लेट्स से कम्स विद द बिजनेस बैकग्राउंड, तो उस टाइप के लोगों के लिए ये चीज़ आसान है। अगर आप देखोगे ऐसे तो करियर कोचेज जो है, करियर कोचिंग इंडस्ट्री इन यूएस इज अ $multi-billion ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट। ठीक है, ओवर $15 billion इन फैक्ट। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बिल्ड हो चुकी हैं। इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग आजकल करियर कोचेज ऑप्ट करते हैं, बट वो सर्विस जो है वो स्टूडेंट्स को, वो आम जनता को नहीं मिलती है। करियर कोच का यही मतलब है ना कि आपके जो भी करियर रिलेटेड इश्यूज हैं जनरली जो कि आपको सॉल्वेबल नहीं लगते हैं, उनके अराउंड आपका कोई सोल्यूशन देने वाला, आपके करियर को फास्ट ट्रैक करने वाला कोई बंदा आपके साथ है, क्योंकि आपकी बात को सुन सकता है, समझ सकता है और इलाज भी दे सकता है उसका। वो चीज़ लेकिन मासेस के पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक केस देख रहा था, हम लोग के कॉलेज के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा था कि एक आंध्रा में एक यंग स्टूडेंट वाज देयर, वाज ट्राइंग टू गेट एन एडमिशन इन एन MBBS कॉलेज। ओके, उसके लिए उसको लोन चाहिए था। अब लोन के लिए एवेन्यूज़ क्या होंगे, कैसे लोन मिलेगा, बिकॉज शी डिड नॉट हैव इनफ मनी इन हर पेरेंट्स अकाउंट। तो अब उसके लिए उन्होंने एक फंडिंग कैंपेन रन किया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। साथ में इस फंडिंग कैंपेन के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ जो हुई वो ये है कि अलग अलग लोगों ने उसी ग्रुप में एडवाइस किया कि यार तुम यहाँ से भी सोर्स कर सकते हो, तुम कॉलेज को भी एक ग्रांट लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। उस ग्रांट लेटर को रिक्वेस्ट करने के बाद उनको 30% डिस्काउंट और मिल गया उस पर्टिकुलर फीस पे। अब जब इतने सारे लोगों से इतनी अच्छी एडवाइस मिली, आपकी फंडिंग भी होगी, सब कुछ हो गया। बट ऐसे देखा जाए तो बीइंग a group of people who already were aware about this issue, who were already affluent by themselves, उन लोगों ने तो हेल्प कर दी। और क्योंकि ये बंदा जो हेल्प कर रहा था उस बंदी का, he actually knew that person because of his own NGO.
बट एक एनजीओ लेवल पे ये चीज़ करनी अगर इतनी टफ हो रही है और आपको सोल्यूशन मिल रहा है, अब सोचो कि मासेस के लिए कितनी ज़्यादा टफ होगी। अगर हर किसी के पास वो रिसोर्सेज, वो एक्सेस, वो नेटवर्क नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनफैक्ट इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दूसरी अंकित ये होगी कि आपने रीच आउट भी कर लिया, आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्कैमस्टर्स आउट देयर कि जो कि यंग स्टूडेंट्स को, मासेस को, खास तौर पे उन लोगों के जिनके पास कम पैसा है, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं ये बोल के कि तुम लोन ले लो, हमारी कोचिंग है, या हमारा एक कॉलेज है, हमारा स्कूल है, या हमारा इंस्टीट्यूट है, ये काम करता है और ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसे अनरिकग्नाइज्ड मतलब डिग्रीज में भी एनरोल करा लेते हैं लोग। उसका एक ही तो रीज़न है कि इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पे सही बंदों से मिली नहीं। एजुकेशन में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं इंडिया में, और शायद इसीलिए क्योंकि राइट मेंटर तक लोग पहुंच नहीं पाते, और उनके पास जो सोर्सेज होते हैं वो शायद न्यूज़पेपर या टीवी पे आने वाले ऐड जो कई बार वो खुद स्कैमस्टर्स चला रहे होते हैं। हाँ, जैसा एस्पिरेशनल सोसाइटी है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है, प्रेशर ऑलरेडी बहुत है। आप कॉलेज से निकल के आपको पता नहीं जॉब कैसे लगेगी, तो आप कोई भी सोर्स, कोई भी आसरा देखते हो, अब वो आसरा गलत जगह से आपको यूजुअली मिल रहा होता है, क्योंकि कोई फिक्स एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म नहीं है कोई। उस ट्रस्ट के लिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कि लोग आ पाएँ, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके भरोसा भी कर पाए और उनका टाइम पे सोल्यूशन भी मिल पाए। ट्रू, सही चीज़ का सही जगह से। तो अफोर्डेबल से मेरा मतलब यही था। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि वी आर बिल्डिंग फॉर भारत और वी आर बिल्डिंग फॉर इंडिया, वी सी दीज टू एज a single entity, but of course I mean most of our customers right now are coming through tier 2 और tier 3 town, और हमारी सर्विस अफोर्डेबल है क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि एटलीस्ट हमें इस चीज़ को मासेस तक पहुंचाना है। पहले सबसे पहला काम हुआ है। एक बार अगर आपके पास मासेस आ गया, अगर आपके पास लोग भरोसा करने लग जाएंगे, उसके बाद एवरीथिंग सेल्स इटसेल्फ ना। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 5 रुपए की बेच रहे हो या 5 लाख की बेच रहे हो। एज लॉन्ग एज आपकी सर्विस अच्छी है, आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो लोगों की लाइफ में, लोग अपने आप आएंगे वो चीज़ लेने के लिए। ट्रू। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि यही बिल्ड करना है? ऑनेस्टली एक सिंगल मोमेंट तो नहीं रहा हमारा। एक्चुअली इसके पहले हम लोग एक B2B एड टेक प्लेटफॉर्म रन करते थे बाय द नेम ऑफ एज कैनवस, ओके, which was serving over 800,000 students across India. We also had some of the biggest brand names in the coaching industry. So essentially we were serving schools, coachings, and we are providing them with our mobile application as well as web platform to come online to create courses among other things. So इससे हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे। मेनली हमें स्केल का एक चैलेंज इशू दिखा, जहाँ पे कि बड़े इंस्टीट्यूट्स जिनको हम सर्व कर रहे थे उनके साथ पैसा आता था बट कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट होते थे। और दूसरा मतलब जो छोटे इंस्टीट्यूट होते थे या छोटे द लॉन्ग टेल सो टू स्पीक, वहाँ पे मनी स्पेंडिंग का इशू होता है। लोग अभी भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या अगर आप एक छोटे कोचिंग के सेटअप को देखोगे या छोटे किसी भी इंस्टीट्यूट को देख लोगे, तो लोग खुद से वो काम करना पसंद कर लेते हैं कि हाँ स्टूडेंट से फीस ले ली, वो ERP और LMS में फ़र्क नहीं जानते अभी भी, उस टाइप का मार्केट नहीं है, उतना डेवलप नहीं था। तो उस टाइम पे हमको लोगों को लगा था कि वी नीड टू वर्क ऑन समथिंग विच कैन एक्चुअली बी बिल्ड फॉर द मासेस, विच कैन एक्चुअली बी बिल्ड इनटू अ ग्लोबल बिजनेस। तो तब हम लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वी वेंट आउटसाइड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एज वेल। सो पंजाबी बाग अगर आप जानते होंगे, या इधर लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, हम लोग सीकर जैसा एक शहर है राजस्थान का छोटा, कोटा गए, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी किया, क्योंकि तब हम लोग सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में सोच रहे थे इसको। तो एक्सपर्ट ऑफ आइडिया स्टूडेंट फोकस शुरुआत में ज़्यादा तरीके से आया, क्योंकि हम लोग उसी बैकग्राउंड के थे, वही चीज़ कर रहे थे, हमें अच्छा आइडिया था। फिर जब हम लोगों ने इंटरेक्ट किया तो हमें समझ में आया कि एक इस टाइप अभी जो लोग यूज़ कर रहे हैं चीज़, अभी जो करते हैं वो ये है कि कोचिंग जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या कोई एक कोर्स लेते हैं। अगर आप इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, भले वो एग्जीक्यूटिव कोर्स हो कुछ भी हो, आप एक एकेडमिक फोकस की तरह या डिग्री की तरह ज़्यादा देखते हो चीज़ों को, और उसके दौरान जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एज इन कि देयर आर 3 pieces टू दिस। फर्स्ट इज कोर एकेडमिक्स, second is content. By core academics I mean teachers, probably some instructors. Second is content, which is available right now for free of cost as well. There are some brilliant teachers, even a Khan Academy which does this for free. And the third piece, which is completely missing right now, is that of guidance or mentorship, which we talk about right now.
सो मेंटरशिप एज अ पीस हम लोग को क्लिक तब करना स्टार्ट किया जब हम लोग गाइडेंस की तरह सोच रहे थे, तो हम लोगों ने जब प्लेटफॉर्म बिल्ड करना स्टार्ट किया तो इसेंशियली वी एक्चुअली रैन सम मोर सर्वेज एज वेल. सो हमने टेलीग्राम पे भी ये सर्विस किए, ऑफलाइन हम लोग कर ही चुके थे. उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कहते हैं खुद से ही अपने मतलब जो पहचान में स्टूडेंट्स वगैरह होते थे उनको भी कॉल लगा के पूछा, और ओवरवेलमिंगली वी गॉट टू नो कि यार लोग अपने पीयर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सीनियर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं एग्जाम्स के फॉर्मेट में स्पेशली. वहाँ पे फिर हम लोगों ने एक छोटा सा लैंडिंग पेज क्रिएट किया. उसमें देखा कि इसमें साइन अप इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता. वो बहुत विक्स पे हम लोगों ने एक छोटा सा लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया था. उसे फेसबुक कैंपेन रन किया 1000 रुपये का. उससे हम लोगों को 300 के आसपास साइनअप्स आ गए. तो उस टाइम तो कुछ था नहीं, ना कोई मेंटर था ना कुछ था. बस एक आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, किया जा सकता है क्या, पहले एक बार देखते हैं इंटरेस्ट है कि नहीं है. फिर हम लोगों ने और थोड़ा रिसर्च किया कि हाँ यार मतलब इंटरेस्ट दिख रहा है, बट ये मार्केट भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब एज अ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ बिजनेस. तो फिर हम लोगों ने यूट्यूब और कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स थोड़ा और रिसर्च किया. वहाँ पता चला कि जिन कैटेगरीज में हम देख रहे थे, मतलब IIT JEE जैसा एक एग्ज़ाम है या NEET UG जो प्री मेडिकल एग्ज़ाम है, सिर्फ इन दो सेगमेंट्स कह रहा हूँ जो top 8 out of the 10 videos which you will find in terms of number of views, whether it's for the last 3 months, 6 months, 12 months or even for the last 5 years, वो इन्हीं टॉपिक्स के राउंड है जो कि कोर एकेडमिक्स रिलेटेड नहीं है. गॉट इट. दैट इज मेंटरशिप टॉपिक्स की रिवीजन कैसे किया जाए, नोट्स कैसे बनाया जाए, कौन सी अच्छी बुक्स होती हैं, मेरी 6 महीने की एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 12 महीने की क्या होनी चाहिए, स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, स्टूडेंट मोटिवेशन. और कोरा पे यू वोंट बिलीव देयर आर मोर देन 25 मिलियन वीकली व्यूज अराउंड दीज सेम मेंटरशिप टॉपिक्स. वाओ. तो उस टाइम पे हमें रियलाइज हुआ कि यार दिस कुड एक्चुअली बी अ वेरी बिग थिंग. let's create some sort of an MVP or probably some sort of a page where we can actually understand this better. तो हम लोगों ने अपने पुराने कोचिंग के नेटवर्क से एक कोचिंग थी सीकर में जो हमारा क्लाइंट था, उसका एक स्टूडेंट था, उन टीचर का एक एक्चुअली स्टूडेंट था वो हैड क्वालिफाइड फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन इन 2019. वो IIT दिल्ली में पढ़ रहा था बंदा. तो हम लोग उसके पास गए, उससे मिले. दैट वाज आवर वेरी फर्स्ट मेंटर. दिस वाज इन 2021, लेट 2020 अर्ली 2021. तो उससे मिले. उसके बाद उसने अपने बाकी फ्रेंड्स को 5 फ्रेंड्स को रेफर किया. तो हम लोगों ने 6 मेंटर्स के साथ सिर्फ IIT दिल्ली के उनके साथ स्टार्ट किया. एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया जहाँ पे उनके प्रोफाइल क्रिएट किए, सारी इन्फॉर्मेशन ली. स्टूडेंट्स से बात करके हमें समझ में आ गया था कि लोग जो चाह रहे हैं वो ये नहीं चाह रहे कि उनको सिर्फ एक टॉपर से कनेक्ट करा दिया जाए या एक पर्टिकुलर बंदे से कनेक्ट करा दिया. उनको अपने जैसा एक बंदा चाहिए था. विच इज़ वाई आई सेड कि the language that you're speaking, your gender, your location, your career stage, every single thing actually matters when you're having a conversation with someone. Absolutely. तो उस दौरान में हम लोगों ने फिर ये एक छोटा सा लैंडिंग पेज 6 लोगों की प्रोफाइल के साथ क्रिएट किया. पर सेशन हम लोग चार्ज करते थे. जब वो उसके साथ स्टार्ट किया, शुरुआत में थोड़े से ऐड रन किए फेसबुक वगैरह पे, थोड़ा ट्रैक्शन आया. फिर समझ में आया कि हम लोगों ने 500 रुपये पर सेशन टाइप का एक प्राइस रखा हुआ था जो कि बहुत ऊंचा था. फिर वो प्राइसिंग वगैरह की हम लोग एक्सपेरिमेंट्स और किए. तब समझ में आया कि अभी लोग पैसा नहीं दे रहे, इसका देंगे भी कैसे, मतलब उनको कोई आइडिया नहीं है सर्विस का, कुछ भी नहीं है. तो हम लोगों ने शुरुआत में फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया उसको कि चलो एटलीस्ट साइन अप लेते हैं, पहला सेशन फ्री देते हैं, देखते हैं क्या होता है. उसके बाद वो सेशन हम लोग ऑडियो कॉल पे कराते थे. तो अपना फ़ोन जो था उसी से कॉल करते थे, कॉन्फ्रेंस पे मोमेंटो को लेते थे, फिर वो कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते थे साथ में बैठ के. ये बहुत पहले, मतलब 2-2.5 साल पहले की बात है जब बिल्कुल शुरुआत थी. तो ऐसे कर करके एक किसी दिन एक सेशन हो रहा था, किसी दिन 2 सेशन हो रहे होते थे. फिर मतलब जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो कुछ लोगों ने, उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स बोला कि अच्छा अब आपकी पेड सर्विस क्या है, वो उसके बारे में बताओ. बोला कि पर सेशन चार्ज है, जितने सेशन तुम करते होंगे उसके हिसाब से पे करते आना. तो स्टूडेंट्स से खुद बोला कि आपकी मेंटरशिप सर्विस है, आप कोई पैकेज या सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं देते हो. तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार इसको सब्सक्रिप्शन फॉर्म में किया जा सकता है, वो करना बेहतर भी है. इट मेक्स मोर सेंस. वहाँ से फिर सब्सक्रिप्शन की स्टोरी स्टार्ट होती है. फिर हम लोगों ने और रियलाइज़ किया कि हम लोगों ने लोकलाइज कैसे करना पड़ेगा इसको. कौन सी ऐसी जगह, मतलब सो द GTM विच वी actually started with was initially only paid marketing. We did not have any sort of SEO or any sort of community which we have right now, but
उस टाइम पे सिर्फ फेसबुक पे पेड मार्केटिंग करते थे, हमें लगता था कि यहाँ पे होते होंगे बंदे, फिर पता चला फेसबुक पे करके कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा होते हैं। अच्छा। वहाँ पे मीम पेजेस वगैरह है, स्टूडेंट्स बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इंस्टाग्राम पे किया तो वहाँ से कुछ बंदे ऐसे निकल कर आए जिन्होंने बताया कि फिर स्टूडेंट से ही इनफैक्ट हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि आपको कैसे पता चल रहा है। तो टेलीग्राम टर्न्ड आउट टू बी अ बिग चैनल फॉर अस। इंटरेस्टिंग। उसके बाद फिर हम लोग को और समझ में आया कि मतलब इसेंशियली गेट कीपर ऑफ ट्रस्ट। तो इंडियन एजुकेशन में आप जो हैं, अगर आपको कुछ भी करना है तो टीचर्स, पेरेंट्स, इन सब का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फिर हम लोगों ने अपने जो पुराने नेटवर्क था अपनी पुरानी कंपनी का, उसको टैप किया, वहाँ से टीचर्स और स्मॉल ट्यूशन सेंटर्स, इनके साथ पार्टनर किया। इन लोगों को भी हमारा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, क्योंकि इनके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं है कोचिंग्स वगैरह के साथ हमारा, और साथ में इनके स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल रहा है सही गाइडेंस का, जो कि इनके लिए मिसिंग होता है अभी भी। तो वहाँ से हम लोगों ने अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया नेचुरली। मतलब लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स 2022 वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट और फर्स्ट पब्लिक प्रोडक्ट। So we raised our funding in 2022, after which we launched this product. फिर वहाँ से कम्युनिटी की भी शुरुआत हुई, तो कम्युनिटी ड्रिवन इसको बनाना था हमें। तो right now most of our customers actually come through organic channels. So essentially it is either through referral, word of mouth or organic sign-up. So हम लोगों ने SEO पे भी एक साल में काफ़ी काम किया है। मई में हम we were anywhere between 24-2500 backlinks, और नवंबर में we actually crossed 100,000 backlinks. Oh wow. तो सारा फोकस जो टिपिकल आपको इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम दिखती है, वो एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की दिखती है। रीच आउट बहुत ज़्यादा पुशी हो जाते हैं। हम लोगों ने वो सारी चीज़ें अवॉइड करी हैं हमेशा से, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड उसी टाइप का था कि जहाँ पे आप फोर्स नहीं कर सकते हो अपने कस्टमर को, कभी भी ना करना चाहिए, उससे फ़ायदा नहीं होता। और इसी वजह से कम्युनिटी जो फोकस आया है, जो ऑर्गेनिक साइनअप्स का फोकस आया है, रेफरल्स का, जो हमारा ऑपरेशंस है, जो हमारी कंपनी का कल्चर है, उसमें भी मेन फोकस इसी का होता है कि आप कस्टमर को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। एक KGP का IIT-KGP का एक लिंक होता है, फ्रस्ट नहीं कर सकते आप किसी को, जो कि टिपिकली होता है ना कि आप देखते हो कि मतलब बजाज फाइनेंस टाइप के कॉल आते रहते हैं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वहाँ से मतलब मेन हमें समझ में आया कि यार हमारा प्रोडक्ट जो है उसको लोग खुद से ऑप्ट करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज वी बिल्ड दैट ट्रस्ट विच दे रिक्वायर। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया यहाँ पे, तो फिर बंदा खुद से आता है, फिर आपके रिन्यूअल्स भी आते हैं, आपकी सारी चीज़ें वहीं से ड्राइव होती हैं। गॉट इट। तो आज आपके जो कस्टमर्स हैं, आई एम अज्यूमिंग, मतलब कस्टमर्स, यू आर कॉलिंग दी स्टूडेंट्स एज योर कस्टमर्स, यस। हाउ डू दे फाइंड यू एंड हाउ हैज दैट चेंज्ड ओवर स्पेशली लास्ट 1 or 2 year? Initially, as I said, we were primarily focusing on performance marketing. तो हम लोगों को जो पहला सोर्स लगा था वो फेसबुक लगा था। फिर एक्चुअली वो थॉट चेंज हुआ, इट एक्चुअली बिगैन मोर टुवर्ड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम। ओके। क्योंकि हम लोग खुद से भी रिसर्च करते रहते हैं। आइडियली आई मीन बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, बीइंग अ प्रोडक्ट पर्सन, मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है इन चीज़ों को। तो मैं काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करके ऑलरेडी बैठा हुआ था। व्हाट्सएप पे भी मैंने जो ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे, फिर टेलीग्राम पे मैंने बताया, टेलीग्राम पे भी किए थे, इंस्टाग्राम पे मैं मीम चैनल्स को फॉलो कर रहा था। एक्चुअली फाउंड देम वेरी फनी एज वेल एज एजुकेटिव। तो ये 3 सोर्सेज तो पता थे हम लोग को। व्हाट्सएप का जो प्रॉब्लम था वो मुझे समझ में आया कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स जो है वो बहुत ज़्यादा रैंडम हो जा रहा है, मतलब स्पैम हो जाता है वहाँ पे। व्हाट्सएप पे अगर आप ग्रुप्स देखते हो, देयर वर a lot of different tech companies which were running their own WhatsApp groups. अच्छा। But the problem was कि anyone could have joined that group. और उसमें फिर there were issues of even porn coming up among students. That bad. और टेलीग्राम में इश्यूज नहीं थे, टेलीग्राम में एक्चुअल एंगेजिंग कम्युनिटीज चल रही थी। Okay. और तीसरा इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे पेड कैंपेन्स के साथ हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया था। वी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग सम एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऑन इंस्टाग्राम इनिशियली। फिर हम लोग को समझ में आया कि अगर हम टेलीग्राम पे एफिलिएट्स बिल्ड करते हैं और टेलीग्राम के अपने चैनल्स को खुद से बिल्ड करते हैं, वी कैन ड्राइव अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट देयर। सो दैट वाज द सेकंड थिंग व्हिच वी डिड, आफ्टर व्हिच वी आल्सो ट्राइड गूगल एड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनिशियली, बट गूगल एड्स से ROI जो था वो नहीं आ रहा था। द कॉस्ट वाज एक्चुअली वेरी हाई। वहाँ पे फिर हम लोगों को लगा कि गूगल एड्स की जगह या SEM की जगह वी नीड टू गो फॉर SEO।
क्योंकि लोग सर्च तो डेफिनेटली करते ही हैं गूगल पे, बट उस सर्च रिजल्ट में दिखने के लिए हम लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, हम स्पॉन्सर्ड रिजल्ट से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और देयर आर बिगर कंपनीज हु आर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज टू जस्ट गेट दोज आई बॉल्स, तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमें अपने लेवल पे अपनी चीज़ें कुछ बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने एसईओ पे स्टार्ट किया, और छोटा सा इनिशिएटिव्स वगैरह हम लोगों ने अपने लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज किया है। तो बाय विच आई मीन कि हम लोगों ने जहाँ पे एफिलिएट्स के साथ स्टार्ट किया था प्रोग्राम्स, वी एक्चुअली बिल्ट इन दीज पार्टनरशिप्स, तो सबके लिए अलग अलग एफिलिएट पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए। उसमें भी अगेन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो उसमें जैसे साइन अप पेज होता है, तो देयर इज़ अ ह्यूरिस्टिक मेथड विच वी हैव अडॉप्टेड। कि पहले एक बड़ा फॉर्म क्रिएट कर दिया, फिर पता चला कि कोई आ नहीं रहा, तो छोटा कर दिया उसे, छोटे से बहुत सारे आ गए, लेकिन बहुत गंदा मतलब जंक आ गया उसमें, तो उसके फिर उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज किया। फिर एफिलिएट्स के साथ करके हमें ये भी पता चला कि मतलब डीएनपी के इशूज़ जब हम कॉलिंग कर रहे होते थे शुरुआत में, तो डीएनपी जो विच यू विल ऑफ कोर्स हैव अ लॉट मोर आइडिया, तो डीएनपी टाइप के इशूज़ बहुत होते थे। तो वी हैड अराउंड 80% डिड नॉट पिक काइंड ऑफ अ थिंग हैपनिंग ऑन अ कॉलिंग सिस्टम। कॉलिंग सिस्टम हम लोगों ने 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था यूज़ करना। ठीक है, उसके पहले नॉर्मल फ़ोन से ही करते थे। ठीक है, बट वो फिर किया 80% था। फिर हम लोगों को समझ में आया कि बहुत बेसिक कुछ चेंजेस ला के हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो कॉलिंग आवर्स हम लोगों ने फिर देखे। तो बेंचमार्किंग हम लोगों की मेनली इस तरीके से होती है कि आप अगर कॉल कर रहे हो तो कितने डीएनपी जा रहे हैं, कितना टॉक टाइम है, जो कि टिपिकल पूरी इंडस्ट्री वाइज होता है। बट उसके साथ साथ कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। सो इसेंशियली एवरीथिंग दैट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू एस्पेक्ट। तो रेवेन्यू पहले, अगर आप कुछ भी कर रहे हो इस कंपनी में, तो वो रेवेन्यू कैसे ड्राइव करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए फिर आपकी फनल बनती जाती है नीचे। तो हम लोग टॉप डाउन की जगह बॉटम अप फनल ज़्यादा बिल्ड करना पसंद करते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए इतना हम खर्चा करेंगे, ये टाइप की रिसोर्सेज लगेंगे, इतने लोग लगेंगे इसके लिए, और इतनी कॉस्ट में करना, क्योंकि वी नीड टू बी फ्रूगल। वो एक कंपनी का एक डीएनए का पार्ट होना चाहिए। इसी वजह से हम बाकी सारे लोगों पे, जो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे भी ये फ्रीडम देते हैं कि आप गलती कर सकते हो, लेकिन आपको फ्रूगल रहना। फ्रूगल रहने का मतलब ये है कि जो चीज़ कम पैसे में की जा सकती है वो कम पैसे में ही की जानी चाहिए। और उसका मतलब हर एक चीज़ में आता है। तो विच एवर टूल वी आर यूजिंग, we need to have a justification about the cost that we are paying for that particular tool. So it could be a calling system, it could be an IVR, it could be a WhatsApp solution, or anything else. Even AWS for our server side जो कि हम करते हैं, या हम लोग मीटिंग्स के लिए जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ में आपको कॉस्ट को जस्टिफाई करना है कि अगर वो चीज़ 100 रुपये में होती है, तो क्या, किस वजह से हम उसके 150 रुपये दे रहे हैं। अगर 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो फिर आपको 500 का फायदा भी होना चाहिए। बिजनेस एंगल है डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, और उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ड्राइव होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप साइड पे, सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग लिटिल बिट, कंटिन्यू। तो ऑप साइड पे अगर आप देखेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिटेंशन ड्राइव होता है। रिटेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑप्स टीम के लिए क्योंकि उससे उनके इंसेंटिव्स ड्राइव होते हैं। अच्छा, और वैसे ही सेल्स के साथ है। सेल्स के अंदर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ गलत चीज़ आप एक्स पोर्ट्रे कर रहे हो और आप वाई बेच रहे हो। और सेल्स में पर्टिकुलरली ऐसा हो जाता है कि क्योंकि आप ये चीज़ कई बार करते हो कि आप बताते हो। इनफैक्ट मैंने भी, जब हम लोग करते थे सेल्स, तो हम लोग भी कई बार करते थे कि फीचर मतलब एक फीचर थ्रोइंग काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर, कि आप बहुत सारे फीचर्स बता देते हो, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, और ये इतने कम पैसे में कर देंगे, ये भी मिल जाएगा तुम्हें, जो है भी नहीं तब भी बता दिया। तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बट कोशिश है हमारी कि अगर रिटेंशन के बेसिस पे इंसेंटिव्स इनके ड्राइव हो रहे हैं, तो फिर सेल्स वाले को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार मैं गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। कंपनी की इमेज भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऑपरेशंस और सेल्स, इन सब का एक सिंक रखते हैं। तो इनफैक्ट कई जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे ऑपरेशंस की प्रोसेसेस हैं, वो मार्केटिंग की तरफ से ड्राइव हुई है। और वैसे ही सेल्स वाले जो हैं वो ऑप्स वालों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, वो मेंटर्स को भी ट्रेन करते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे बिल्ड होता है। हर एक बंदे को पता है कि मार्केटिंग में क्या कहा जा रहा है, क्या बोल के कस्टमर को लाया जा रहा है, मुझे कितना टर्न अराउंड टाइम रखना चाहिए, अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब एग्जैक्टली क्या है। अगर और थोड़ा डेफिनेटली मैनुअल चीज़ें काफ़ी होती हैं क्योंकि वी आर एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप। तो
हम लोगों को एज फाउंडर्स भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ इसमें करी कि पहले कुछ कंप्लेंट्स जो थी वो ईमेल से मिस हो जाती थी। अच्छा। या मतलब ऑप्स वाले कुछ बोल रहे होते थे, कस्टमर कुछ और बोल रहा होता था, तो कन्फ्यूजन होता था। कभी कस्टमर भी सही हो सकता है, कभी कोई और सही हो सकता है, या कई बार आपने एक्ट ही नहीं किया। तो उन्होंने सिंपल एक फॉर्म उसका किया कि अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म डाल दिया कि फॉर एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स जस्ट फिल दिस फॉर्म। वो डायरेक्टली ईमेल शूट होगा सारी की सारी टीम को, एटलीस्ट मैनेजमेंट लेवल पे। किसी ना किसी को तो ऐड करना पड़ेगा, हमारी आंखों के सामने भी आ रहा है। और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी इश्यूज समझ में नहीं आएंगे। तो बंदे के लिए कंप्लेंट करना भी उतना ज़रूरी है। अगर आप वो कंप्लेंट करता है, पहले हम लोग थोड़ा सा डरते थे कि यार अगर ये डाल देंगे तो यहाँ पे कंप्लेंट्स आने लग जाएंगी, कैसे रिजॉल्व करेंगे। और एक अपनी भी टेंडेंसी है कि कौन करे, मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा यार, लोग भी और टीम भी नहीं चाहती। फिर जब से पब्लिक किया, हमारे इश्यूज भी कम होने लग गए, क्योंकि अब टीम को ही पता है कि एग्जैक्टली ये इशू अगर है, और मैंने कस्टमर को बोल तो मैंने ऊपर बता दिया कि रिजॉल्व हो गया, बट वो हुआ नहीं है, तो कस्टमर वहाँ पे भी कर सकता है। वो तरीका होना चाहिए। आपने कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद दिए। एक चीज़ से मैं मतलब मैं कई क्वेश्चंस इससे पूछूंगा इससे रिलेटेड, बट एक चीज़ से मैं एक पार्ट ऐड करता हूँ। जैसे हमने भी अपनी जर्नी में एक चीज़ देखी थी, जब हम अपने सर्विस ऑफर इनिशियली करना शुरू किया, हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे थे, और स्पेशली सेल्स के टाइम पे हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि 30-day रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और जब हम ये लॉन्च कर रहे थे, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें इंटरनली मिल रहा था, क्योंकि टीम को लग रहा था अचानक से कि मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड, और कस्टमर 30 दिन यूज़ करके वो अगर रिफंड मांग लिया तो हम क्या करेंगे। प्रैक्टिकली आज वो 7-8 साल हो गए उस चीज़ को, और 7-8 साल में हमने शायद ऑन फिंगर्स केसेस देखे जो इवेंचुअली आए। लेकिन ये पूरी जर्नी जो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है, इस जर्नी ने हमें, जो हमारी टीम को एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम जाकर अगर कस्टमर को सेल करेंगे, कुछ गलत सेल नहीं करेंगे, और हमें पता है कि हमारा रिफंड नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा एक कल्चर बिल्ड करने में हेल्प करता है ना। मैं इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहला मेरा, ये जो आपने बताया, ये कल्चर कैसे बिल्ड करते हैं क्रॉस टीम, जो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन का आपने बताया कि कोई गलत चीज़ नहीं बेचनी है कोई, और इस इंडस्ट्री में हमने देखा है बहुत सारी फोर्स सेलिंग्स होती है ना। तो आप अगर वो कल्चर चाह रहे हो जो मतलब सेल से थोड़ा अलग कल्चर होता है, जो एक ट्रेडिशनल सेल्स में हम लोग फोर्स सेलिंग देखते हैं, उससे अलग कल्चर, तो हाउ डू यू बिल्ड दिस कल्चर, हाउ डू यू रियली enforce this top down? See, I think, I mean, it needs to come from you as a founder. I mean, whichever position you are in, whether it's a founder or you're part of the management who's looking after these things, you are the one who is going to drive this culture. तो पहले तो आपके अंदर होना चाहिए कि यार मेरा कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप गलतियां करोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप कभी सीखोगे नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं बिजनेस ऐसी चीज़ है जो आपको सिखा देगी वो करना, मजबूरी हो जाएगी आपकी टाइम पे। और उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बहुत सीधा कोरिलेशन है। आपका कस्टमर अगर डिससेटिस्फाइड है तो वो क्या क्या कर सकता है। पहले तो वो, अगर आप किसी भी मीडियम पे जाओ जो कि आपकी टिपिकल मार्केटिंग मीडियम है, वहाँ पे जाकर वो आपको गालियाँ लिखना शुरू करेगा, बातें करना शुरू करेगा। अगर वो डिससेटिस्फाइड है, आपने कुछ रेजोल्यूशन नहीं दिया उसको, या एक्नॉलेज नहीं किया पहले तो वो या तो लिंक्डइन पे जाएगा, या व्हाट्सएप पे जाएगा, या किसी ग्रुप पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, आज दुनिया भर के हैं, वो गूगल पेजेस पे जाके आपकी करेगा, वो ग्लासडोर पे चला जाएगा, कोई भी हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें करेगा। दूसरा, जब वो ये कर रहा है, उसके साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल डाउन होता है। उनका मोरल डाउन होने का मतलब ये है कि जो आपकी सेल्स टीम है जिसने वो बेचा है, उसको ऐसा लगने लगता है कि यार वो खराब प्रोडक्ट बेच रहा है। और सेल्स टीम का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ से आता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी, कोई कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं आती कभी, तो वो ये क्लेम कर सकता है अपने अगले कॉन्वर्सेशन में। बट अगर उसको यहाँ पे गालियाँ दिखने लगती हैं, और ख़ास तौर पे कस्टमर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं रीच आउट करने का सेल्स वालों को भी, बहुत बार होता है, भले आपका B2B प्रोडक्ट हो, B2C हो, कोई भी टाइप प्रोडक्ट हो, उनका सबसे पहला, क्योंकि टच पॉइंट सेल्स वाला बंदा था, तो सेल्स वाले को भी बातें सुननी पड़ रही हैं, उसका मोरल डाउन हो रहा है। तीसरी चीज़ जो है, आपकी ऑपरेशंस टीम जो है वो डिफेंसिव हो जाती है। वो डिफेंसिव हो जाती है तो वो आपको गलत पिक्चर देना स्टार्ट करती है। आपको गलत पिक्चर क्यों देगी? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने सही इनको बता दिया, या मैंने बताया कि 100 रिफंड के केसेस आ गए, या ये 50 इश्यूज आ गए, तो ये लोग मुझ पे डालेंगे। उस कल्चर को बिल्ड करने के लिए, वो डर ख़त्म करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि यार मैं चाहता हूँ कि 50 इश्यूज मुझे दिखें अभी,
इन पे रेजोल्यूशन क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो बताना तुम्हारा काम है, वो बिल्ड करना तुम्हारा काम है। तो अगर आज 50 इश्यूज हैं तो नेक्स्ट वीक ये 35 हो जाना चाहिए, उसके अगले वीक 25 हो जाना चाहिए। In an ideal world, we would want to have zero problems, zero refund cases, zero issues at all. But that's not possible. तो आपको ये बताना, अपनी ऑप्स टीम को भी बताना ज़रूरी है कि यार ऐसा होगा और ऐसा होना ज़रूरी है। अगर 0 आ रहा है कंप्लेन, तो इसका मतलब फिर कोई कहीं बेवकूफ़ बना रहा है या आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट है। अगर 100 आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको 100 से 85-90 कैसे पहुँचना, वो पाथ बताने का काम है। तो टीम को भी आपको थोड़ा सा सेफ सिक्योर फील करवाना ज़रूरी है। अगर लोग नहीं करेंगे तो फिर वो छुपाते हैं, वो हम सब करते हैं। हमारा काम भी यही होता है कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पुश करेगा कि हमें लगता है कि गलती ना हो जाए, तो फिर हम उस चीज़ के अराउंड डिफेंसिव हो जाते हैं। हम वो डिफेंसिव वाला कल्चर नहीं डेवलप करना चाहते। ये हम ज़रूर बोलते हैं कि यार अगर ये आज एक्स है प्रॉब्लम, तो ये x/3 होनी चाहिए इन दिस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और प्रॉब्ली इन दिस ड्यूरेशन। उसके अलावा नहीं। एक और जो चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं वो ये है कि सेल्स हो, मार्केटिंग हो, ऑप्स हो, सेल्स या प्रोडक्ट, कोई भी टीम हो, ये थोड़ी क्लोज रहनी चाहिए एक दूसरे से, इनका इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। उस इंटरेक्शन से फ़ायदा ये होता है कि आपस में ये लोग कई इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा जो है, जैसे मार्केटिंग वाला बोल रहा है, कई बार जो आपने भी फील किया होगा अपनी में, तो हमारे साथ तो काफ़ी हुआ कि हमें पिन पॉइंट करना टफ हो गया। मार्केटिंग वाला बोल रहे हैं कि ये सेल्स की गलती है, इस वजह से नहीं हो रहा कन्वर्जन। सेल्स वाले बोल रहे हैं ये ऑपरेशंस की गलती है कि रिफंड के लिए कोई मांग रहा है या कोई इश्यूज आ रहे हैं, किसी का टर्न अराउंड टाइम अच्छा नहीं है, हमने रजिस्टर नहीं किया उसको ढंग से। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कैसे करूं। मतलब आप किसी भी पोजीशन में हो, मतलब आप उसको वहाँ पे घुस के तो सबको पकड़ के देख नहीं सकते हो कि कौन एग्जैक्टली क्या कर रहा है। बट हाँ, इस टाइप के जब इंटरेक्शन होते हैं और सारे लोग एक साथ बैठते हैं, तो वो आपस में आधे टाइम रिजॉल्व कर लेते हैं उन इश्यूज़ को। दूसरा, उनको दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है। और जब अगर हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारी मीटिंग हो रही है, उसमें सारी टीम के लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ही इश्यूज़ क्लियर हो जाते हैं कि किसके एंड से बैकलॉग आ रहा है। और जब सबको ये पता है कि यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन अटमोस्ट प्रायोरिटी है, कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग एंड देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, भले मार्केटिंग कर रहे हो या आप टैग में कुछ बिल्ड कर रहे हो, कोई भी फीचर लेकर आ रहे हो, उससे कस्टमर्स को फ़ायदा कैसे हो रहा है, उससे कस्टमर रिटेन कैसे होंगे, लंबे टाइम तक कैसे रहेंगे, हमारी सर्विस अवेल करेंगे, एंगेजमेंट कैसे होगा, और ऑफ कोर्स उससे रेवेन्यू कैसे ड्राइव होगा। जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है लोगों के दिमाग में, और इसलिए एक इंटरेक्शन काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको लगातार ये चीज़ करते रहनी पड़ेगी। बीच बीच में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ सकता है कि आप कोई कस्टमर इशू है तो आप डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करो, पूछो उससे कि सो स्पेशली एज अ फाउंडर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू बी इन टच कॉन्स्टेंटली विद योर कस्टमर्स, मेनली एंड स्पेशली विद दोज हु आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एन इशू। तो कोई भी इशू है, अगर आप एक बार बात भी कर लेते हो तो आपकी टीम को ही पता रहता है कि ये चीज़ भी हो सकती है, तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं आएगी। तो ज़्यादातर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक हो सकता है बंदा जो कि सोचे कभी इस चीज़ को क्या नहीं अवॉइड किया जा सकता है, थोड़ा झूठ बोल के चल जाएगा, वो बंदा भी फिर नहीं करता है। और इससे जो ढंग का काम कर रहे होते हैं लोग, उनको मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है उनको, क्योंकि ये समझ में आता है कि यहाँ पे अच्छे काम की वैल्यू होती है। गलती करना कोई पाप नहीं है, बट उस गलती को रियलाइज करके आगे ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप फ्रूगल रह के जब तक कर रहे हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। So Varun, you interestingly mentioned the use of AI in it. Tell me more about it. How are you using AI to really mentor students or aspirants? See, AI in itself is nothing but a tool, like everything else, which we were discussing earlier also. There are number of different things that you can do. Our primary focus is, as a platform, we need to actually provide or connect the user or to give him a solution which can help him accelerate his career. तो हम लोग हर बंदे को उसका या बंदी को उसके जो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन देना चाहते हैं, फॉर विच AI is actually a very is an incredible tool right now to use. By which what I mean is कि AI, for example, if I take example of tools like ChatGPT maybe or even Bard या Perplexity, कोई भी आप generative AI को आज ले लो, these are very generic tools by themselves. What happens is you can actually post your questions, get answers, but
like other tools before this, whether it was a Google or maybe even Bing or other search platform, यहाँ पे डिस्कवरी या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं, ये बहुत जनरल टूल्स हैं। यहाँ पे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है। अब एज अ यूजर इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू रीच द राइट आंसर। अर्लियर इट वाज टू रीच टुवर्ड्स द राइट वेबसाइट और राइट प्लेटफॉर्म to get you answer or to get toward that right service. In our case, what happens is when you come on our platform, the user journey starts at the very basic, which is an AI mentor or a AI bot platform which we have built. So what we have done is we have actually built our own GPT based model, जहाँ पर कि हम लोगों ने अपने sessions के information के, so we have information from thousands of already live sessions which we have conducted on our platform. Based on these sessions, we have identified the questions which are being asked, the problems being faced by the users, mainly by the students, and the kind of answers they are getting from the mentors. Based on this information, we have created our own tags, we have built our own set of questions, which are personalized for a particular user. So let's say you are a user, you are in class 10, you come on our platform. Based on your profile, the city you are located in, the language that you are speaking, your gender, among other things, as well as the class of grade in which you are in, our AI bot will personalize the questions for you. It will also personalize the answer based on all of these profile traits that you have. So आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका आंसर जो है आपके पर्सनलाइजेशन के लेवल पे दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी या कोई और दूसरा जेन एआई यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है, खुद से मॉडल को ट्रेन करना है और लगातार करते जाना है। वो स्पेसिफिक नहीं है टू योर करियर, टू योर प्रोफाइल, अमंग अदर थिंग्स। That's why we are using all such different tools right now at Experto to build the right career mentor for you. Essentially, in the long run, what we envisage is कि आप यहाँ पर आओगे, आपके जो भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बेसिक लेवल पे जो आपकी क्वेश्चंस हैं, वो इंटरेक्शन जो है आपका हमारे एआई बॉट के थ्रू होगा, हमारे एआई मेंटर से होगा। जैसे जैसे आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन एआई मेंटर्स को समझ में आती जाएगी, वो इंटरेक्शन और ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल होता जाएगा और स्पेशलाइज होता जाएगा। उसके बेसिस पे वो मॉडल ट्रेन होगा और ज़्यादा पर्सनलाइज होता जाएगा। फाइनली आपको जो मेंटर रिकमेंडेशन भी जो मिलेंगे, जो आपको वीडियो रिकमेंडेशन मिलेंगे या कंटेंट रिकमेंडेशन मिलेंगे, वो सारा का सारा ये एआई बॉट ही कर रहा होगा। सो at the first level, I'll try to understand as an AI bot what exactly your profile is, what kind of questions you are asking. Already based on, and all of this has already based on the information that we have collected from our previous sessions, from our existing database, based on which we'll recommend the right solution, right answers for you, and then guide you toward the right mentor. So that's the first part. Other than that, of course, I mean, every single recommendation that we are providing right now, so even right now, we are matching the mentee with the right mentor based on our own AI-based proprietary mentor recommendation engine. So unlike other platforms, on our platform, you as a user do not have to find the mentor by yourself. So there is no listing sort of a thing that you see here. So initially what we did was we created a catalog kind of a system 2 years back. जहाँ पे कि आप जाते थे, आप बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स देखते थे, उसमें से फिर आप प्रोफाइल पे क्लिक करते थे, चूज करते थे, फिर सेशन बुक करते थे। उसमें प्रॉब्लम्स there were different problems that you would have faced as a user. तो पहली प्रॉब्लम ये होती थी कि आपको एज अ यूजर पता ही नहीं है कि कौन सही बंदा है मेरे लिए, क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई बार मतलब आप बहुत रैंडम फैक्टर्स पे अपना डिसीजन लेते हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि यार इस बंदे की ब्रांच अच्छी है या इस बंदे की रैंक अच्छी है, अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात करूँ, या आप हो सकता है कि आपको कई बार उसका फेस अच्छा लग सकता है, आपको उसकी प्रोफाइल में जो चीज़ें लिखी हुई वो अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हो सकता है वो सही बंदा नहीं हो आपके लिए। तो उस सिस्टम्स को हटा के हम लोगों ने कम्प्लीटली एआई ड्रिवन मेंटर मेंटी मैचिंग रिकमेंडेशन इंजन अपना बिल्ड किया, यहाँ पे कि आप एज अ यूजर व्हेन यू कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ऑल यू नीड टू डू इज बिल्ड योर प्रोफाइल, select your problem, and we'll recommend the right mentor based on your profile as well as the topic that you have chosen. And the mentor has already been assigned based on different factors, like the rating that person has received, the kind of feedback he has already got, as well as the training that we have given to that particular mentor. और उसके पहले जैसे जैसे कॉन्टेक्चुअल होता जा रहा है हमारे एआई बॉट के थ्रू ये कॉन्वर्सेशन, तो अब सारा का सारा काम हमारा एआई बॉट ही कर रहा है।
और आगे भी in the long run at scale when you see this, so AI is going to play a huge role in all these conversations. So we were discussing this 10 minutes back. कि everything is going to become a lot more conversational. हम लोग उसी टाइप का इंटरेक्शन चाहते हैं. हमें अपने साथ एक असिस्टेंट चाहिए जो कि AI ही कर सकता है. तो अगर आप इस टाइप का एक आपके पास असिस्टेंट है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, पर्सनलाइज कर सकता है उस कॉन्वर्सेशन को आपके लिए, साथ में आपको डायरेक्ट कर सकता है टुवर्ड द राइट सोल्यूशन. इन आवर केस द सोल्यूशन इज आइदर अ मेंटर और अ पर्टिकुलर वीडियो which is giving you solution around your career related query, or it could be a conversation, or it could be any kind of solution that you need in order to succeed. बट ये सारी चीज़ें जो है ना आपका बीच का AI लेयर ही कर रहा होगा. हम लोग भी उसी सोल्यूशन के अराउंड फोकस कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स आई मीन देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स दैट वी स्टिल नीड टू बिल्ड अपॉन. वी हैव बिल्ड अ बेसिक वर्जन ऑफ आवर ओन AI मॉडल राइट नाउ. Since the last update that we had from OpenAI, we are also going to build our own GPT-based model on which we have started working. And in the coming days, we envisage a certain kind of a platform in our case where you as a person, you as a mentor, will be able to create your own replica or your own AI bot which will be able to answer question on your behalf. Which will actually Interesting. Make this a lot more smoother as well as lot more what should I say, interesting conversation for you, interesting proposition for you as a mentor as well, and also for the user. Do you also see these AI bots replacing mentors, and by when you're seeing that, if at all? If that happens, I mean, I think that will be a situation where we are living in a matrix. So I don't see that happening anytime soon, at least not for the coming generation. But see, AI has a place of itself in our world, so we cannot deny it. We can only leverage it. So there are a lot of things which AI can perform a lot better when it comes about giving you solutions. So whether it's healthcare or it's education, education is just one use case. It's about content. It's also about creating better processes. It's about doing research. Every single thing is going to become a lot better in the coming days. इसको अगर आप देखो ऐसे तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर इसको हम हेल्थ केयर में ही यूज केस देखें तो अगर हम बोलें कि डॉक्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे तो वो नहीं होने वाले. बट हाँ, रिसर्च जो होती है, फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च हो सकती है, कोई भी और टाइप की रिसर्च हो सकती है, मेडिकल रिसर्च इतनी सारी होती है, वहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है. तो AI is just another tool, but it is a lot more powerful than any other tools that we have seen so far. उसको आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए. By itself, it does not mean anything. अगर आपको गलत क्वेश्चन पूछने, अगर आपको आज ChatGPT में मैं अपनी कंपनी के हिसाब से कोई यूज केस बताऊँ तो अगर आप टिपिकल क्वेश्चन डालो कि हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड, तो वो आपके सामने 4 बुलेट पॉइंटर्स डाल देगा और बोल देगा योगा करो, मेडिटेशन करो. आपके काम का नहीं है वो. बट आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते आते हो कि यार मुझे बताओ कि मैं इस टाइप का बंदा हूँ, आई वेक अप एट 9 AM, दीज आर द इशूज विच आर ट्रबलिंग मी, तो मेरा सोल्यूशन कैसा होना चाहिए. उसके बाद भी उसमें प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज इट इज कलेक्टिंग ऑल द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन विच एग्जिस्ट आउट देयर, देयर आर अ लॉट ऑफ fake websites from which it might be collecting some information, which is still a big problem right now. There are still a lot of different things which AI is still not aware about. Hallucination is a common problem about AI. You know, तो अब उस टाइप की चीज़ें हैं तो उसके ऊपर आपको एक मिडलवेयर, एक GPT, some sort of connectors as you were talking about, they are necessary who can filter out the information and then present them in the right format to the right user. आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है, मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट हो सकती है. तो AI का काम और our job as companies or as founders is to make sure that we are providing or we are filtering out all this unnecessary stuff which exists in the world out there and present the right solution to you at your platter. वही टाइप का solution हम लोग build करना चाहते हैं. Of course, it's true for every other business out there. Yeah, absolutely. Are you already implementing some use cases in your customer interaction journey, maybe sales, customer service में या कहीं और? Not exactly in terms of customer sales journey. So sales
and all those parts are still to be covered. But we have implemented a number of different things in terms of, as I mentioned, AI Mentor, which is going to answer most of your standard queries. Now, by standard, what I mean is we have already filtered out the major use cases or more than 96% of the most popular questions which are being asked by our users. Just collected this information through thousands of different live sessions that have already happened on our platform. And based on this, we have actually created different profiles of different users, including our mentors, which we are utilizing to recommend the right kind of solution to you as a user. For example, if you are, let's say, an introverted person coming from Bikaner, Hindi speaking, our AI-based recommendation engine will recommend some mentor who is similar to you in terms of profile. So he would be a person who would be speaking in Hindi, would also be likely to come from a place like Bikaner, as well as someone who you can relate with in terms of personality. Got it. Of course, I mean, as we get more information, as we get our system becomes more informed, there are more number of users which come in, this system will keep on getting better and better. So that's the mentor-mentee recommendation engine. Other than that, naturally, we are also creating the summary of the discussion which is happening between the mentor and the mentee, which is where, in fact, we have found a lot of help from this AI revolution, so to speak. क्योंकि इसके पहले जो हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स होते थे, वो मैनुअली क्रिएट करने पड़ते थे कई बार, और स्पीच टू टेक्स्ट जो tools होते थे वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे. We have also tried Amazon's speech to text tools, Google's as well, but they were not so effective. But with AI, this has actually improved a lot. हमारे पास सेशन की समरी आती है, which we can actually provide to the user, both the mentor as well as the mentee. We can also provide them with recommendation as well as feedback on a live basis. जहाँ पे कि हमको वेट नहीं करना पड़ता 1-2 दिन का. हमारे ऑडिट वाला जो प्रोसेस है, so we can actually look through main keywords, main tags, and then categorize the problem as well as the sessions into different categories. So this session was good, this session was bad, this was really bad, this can be improved. Interesting. Based on which we can train our mentors, based on which we can actually provide recommendation to our user as well. All of these things have become a lot more faster, a lot more efficient with the coming of all these different generative AI tools. Yep. I think everybody is bullish about it. So we spoke about, building a culture. What are some suggestions or some practices that you implement while hiring people, especially for customer service or customer operations role? Hiring in general is something we have actually learned by making a lot of mistakes. We hired our first employee in 2017 or 18 with our last company. As a startup, as you would also understand, job कर रहे होते हो, so you actually have very little resources in terms of money, and of course you are working in a sort of a shitty office, probably some sort of small room as well. So these are all the things which are working against you. These are effectively the headwinds which are stopping you from hiring the right kind of people. उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग सबसे पहले कर रहे थे 17-18 में, when hired our first employee, we faced a lot of so many problems. मतलब कि लोग आते थे बिना इंटरव्यू दिए चले जाते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आता था कोई है नहीं, कोई और, मैं अकेला करूँगा, मैं रिस्क हूँ, या कंसल्टेंट बोलता था कि ये पैसा इसको इतना नहीं देना है, इससे ज़्यादा देना है. जो अच्छे लगते थे वो ज़्यादा पैसा मांगते थे. All of these things happen. So if I hired our first employee in 17, उसके बाद most of the employees in the initial phase were tech people. But the main mistake we made was we hired for different technologies because we had some sort of a confusion in terms of whether we would like to stay on we would like to build a solution on Python, which was a thing earlier, or we should move towards Java, which we believed at that point in time that this would be scalable and all that. But उसके बाद, when we hired people across these different technologies, we had, I think, more people than we actually required. उस समय वो का जो experience हुआ वो गलती करने के बाद, so we actually changed the tactic later on. So we moved towards a certain kind of technology. We stopped hiring on different technology. All of these things we did. Next phase of making mistakes actually happened in 2019, around 2019 or 2020.
जहाँ पे कि हम लोगों ने बाकी टीम्स के लिए हायर वगैरह करना स्टार्ट किया था 18-19 के बाद। तो वहाँ पे सेल्स के लोगों को हायर कर रहे थे। तो सेल्स के लोगों को हायर करते टाइम टिपिकल क्वेश्चन पूछते थे कि सेल दिस पेन टू मी, और मूवी रखा था उसको। तो बट उसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि राइट टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए तब भी नहीं समझ में आता, मतलब। तो एक्चुअली कुछ लोग आए, उनको हायर किया, वहाँ पे गलती हुई, कुछ अच्छे भी लोग आ गए। फिर हमको ये समझ में आया कि इसेंशली हम लोग जो बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए किस टाइप के कैरेक्टर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसेंशली वी नीड हसलर्स, समवन हु कैन एक्चुअली बी ऑन देयर टोज 24/7। तो हम लोगों का बिलीफ तब से ये बना कि यार हम लोगों को वो चाहिए जो कि रात के 2 बजे भी अगर जिनको कॉल कर रहे हैं वो लोग कॉल पिक करें। एंड वाई इज दैट important, especially considering customer success people, or maybe even sales people or operations people. Every single guy out there, even a tech person or a marketing person, सबके लिए important है कि वो रात के 2 बजे वो कॉल पिक कर पाए और रेस्पॉन्ड कर पाए। उसका रीज़न ये है कि अगर टैग के बंदे को कॉल जा रहा है रात के 2 बजे, तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ वेबसाइट फटी हुई है या आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है, जिससे का डायरेक्ट इम्पैक्ट रेवेन्यू पे है, डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर्स पे है। वही चीज़ ऑप्स के लोगों के लिए है कि कोई बड़ा इशू आ गया तो आपको रात के 2 बजे कॉल किया जा रहा है, और अगर वो इंटेंट आपके अंदर नहीं है कॉल पिक करने का, रेस्पॉन्ड करने का, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके दिन के काम में भी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप रात के 2 बजे सो रहे हो और आप उठाना नहीं चाहते हो, एक होता है कि मतलब गलती से छूट गया, दूसरा होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपने डिवाइड कर रखा है कि 10 to 7 is the only part of my day where I'm going to answer. कस्टमर के इशू कभी भी आ सकते हैं, और एक स्टार्टअप में स्पेशली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज बहुत सारी जगहों पे आते ही रहते हैं आप। तो इंटेंट आपका हाई होना चाहिए। बट दूसरी बार हम लोगों ने टैलेंट फोकस ज़्यादा रखा था और इंटेंट कम रखा था। तीसरे फेज में हम लोगों ने गलती इंटेंट की करी कि हम इंटेंट बेस्ड लोगों को ज़्यादा लेकर आए और टैलेंट हम या स्किल पे कम फोकस किया। और एक और चीज़ थी कि कुछ इंटरव्यूज या प्रॉब्ली कुछ जगहों पे मैंने देख रखा था कि इंटेंट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल और ये वो, तो इंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर लिया कि स्किल तो सीख ही लेगा। ऐसा होता नहीं है। इवेंचुअली वी रियलाइज्ड कि स्किल इज टॉप मोस्ट। पहले आपको जज करना पड़ेगा बंदे को स्किल के बेसिस पे। सो फॉर कस्टमर सक्सेस फॉर एग्जांपल, दैट पर्सन शुड कम विद अ सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स, एंड बाय स्किल्स आई मीन ही नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेल वेल। अगर आप एक्सेल पे काम करते हो या उसको CRM यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको प्रोसेसेस क्रिएट करना आना चाहिए, उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके स्किल का पार्ट है। जब ये सारे टिक मार्क्स हो जाए, या अगर आप टैग का देख रहे हो, तो अगर आप बैकएंड डेवलपर देख रहे हो, आप जेंगो में देख रहे हो, तो भाई उसको जेंगो आनी चाहिए, पाइथन जेंगो आना चाहिए, उसको सैलरी आनी चाहिए, उसको सर्वर सेटअप करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है और आपने इंटेंट देखा कि वो बता रहा है बेसिक चीज़ें कुछ, हाँ इंटेंट है तो प्रैक्टिस करके कर ही लेगा, जज्बे से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज स्किल्स है। अब कहीं पे भी देख लो, ये सारी स्पेशलाइज स्किल्स हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि आपके पास एक स्टार्टअप के तौर पे टाइम बहुत कम होता है, रिसोर्सेज कम है, आपको चाहिए वो लोग जो कि कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाए। वो तभी हो सकता है जब उस बंदे के अंदर स्किल हो। तो स्किल टॉप मोस्ट है। सेकंड नंबर पे अगर स्किल है तो फिर आप इंटेंट देखो, अगर इंटेंट नहीं है तो भी आप प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन स्किल के बाद फिर आप इंटेंट देखो और फिर उस बंदे को लेकर आओ। और इंटेंट देखने का तरीका अभी तक मैं 100% नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डज नॉट। क्योंकि हम लोग एक चीज़ जो हम लोगों ने चेंज करी है डेफिनेटली, वो ये है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट रहते हैं अपनी प्रोसेस के बारे में, अपनी कंपनी के कल्चर के बारे में, और हम ये खुल के बताते हैं कि यार यहाँ पे पैसा कम मिलेगा, काम ज़्यादा रहेगा, लाइफ will be shitty, there will be no work-life balance, life will be left for you. और इसके बाद भी अगर करना चाहते हो, then you can join, because once you decide to do this, something that we can promise is growth. If the company is doing well, we can promise you amazing growth in a very short span of time. But हम ये promise नहीं कर सकते कि तुम्हें रात के 2 बजे कॉल नहीं आएंगे, या कोई इशू नहीं होगा, या कभी तुम ओवरबर्डन फील नहीं करोगे। वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ आपको ऊपर गाली देगी, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको फील होगा कि आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं तो आपको लगेगा आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ कम बचेगी। ये है सर्टेन। जब हम ये बता देते हैं और उसके बाद भी कोई ज्वाइन करता है, तो एटलीस्ट वी हैव मेड आवर पोजीशन क्लियर। तो उसके बाद फिर
when something happens or when there is a conflict, at least we can say कि यार हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं तुम्हें, अब बंदे को ही पता है, वो ट्रांसपेरेंट उसके लिए भी होता है जो कि एम्प्लॉय है, जो और आपके लिए भी एज अ फाउंडर एज अ मैनेजर भी होता है, क्योंकि आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे हो, लेकिन स्किल के बिना वो इंटेंट काम का नहीं है कभी भी। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और ऑफकोर्स एक कस्टमर, बाकी चीज़ें एज अ कल्चर आप खुद से डेवलप करते हो कि सो यू नीड टू सेट एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ कि अगर आपको कस्टमर इश्यूज आ रहे हैं या कोई कस्टमर कंप्लेंट है, इट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। वो आप खुद से बात करते हो, खुद से कॉल लगाते हो, रिजॉल्व करके दिखाते हो। इफ समवन इज एक्चुअली फीलिंग डाउन और प्रोबब्ली देयर इज एन इशू विद समथिंग, या कोई प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा है, कई बार रिजल्ट्स उस टाइप के नहीं आ रहे, देन यू ऑल्सो नीड टू गेट योर हैंड्स dirty। आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको कुछ सोल्यूशन खुद से सजेस्ट करने पड़ेंगे। मोरल भी डाउन होता है, हर चीज़ होती है, बट वो एक पार्ट है इस प्रोसेस का, और इसीलिए इंटेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर टाइम स्किल काम नहीं आती है। जहाँ पे स्किल काम नहीं आती, वहाँ पे इंटेंट या मोटिवेशन, कितना इंसान खुद से मोटिवेटेड रह सकता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जहाँ पे नॉर्मल लाइफ चल रही है, वहाँ पे आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, तो उसके लिए स्किल चाहिए। I'm just wondering, Mr. Murthy's statement created a lot of havoc, and I think because people took that statement in a really bad light. You are going in the similar direction. आप जो बोल रहे हो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आने वाला। मैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर इस एसेंस को समझ पा रहा हूँ, मैं जो आप कहना चाह रहे हो उसको समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं एक दूसरी तरफ से पूछना चाहूँगा। एज ए एम्प्लॉई मेरे लिए क्या मतलब यहाँ मैटर कर रहा है? मैं क्यों, आपने जो कहा कि मुझे ये सब सेक्रीफाइसेस देने होंगे, मुझे रात को 2 बजे भी अगर कॉल आ रही है, मुझे उठाने का इंटेंट होना चाहिए एटलीस्ट। मैं क्यों करूँ इस चीज़ को? जब मेरे पास आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं क्यों इस पे जाऊँ? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो देखिए, हर बंदे का एक अपना ओरिएंटेशन होता है। लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाते हैं, लोग प्राइवेट जॉब्स में भी रहते हैं, लोग बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, लोग टीचिंग भी करते हैं, सबका एक अपना ओरिएंटेशन है। जो बंदा स्टार्टअप जो है, एक तरीके से आप समझ लीजिए एक बहुत छोटा सा बच्चा है। अगर एक पेरेंट के तौर पे अगर आप डेफिनेटली समझेंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे वो भी समझेंगे इस चीज़ को, कि अगर एक छोटा सा बच्चा है तो एज अ पेरेंट आपकी दिन रात की नींद जो है वो पूरी खराब हो जाती है उससे। जब आप पेरेंट होते हैं तो आपको उस बच्चे के रात में सोने से लेकर, उसके खाने से लेकर, उसकी एजुकेशन, हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब तक कि वो 10-12 साल की उम्र तक नहीं आता, जब तक वो खुद से चीज़ें नहीं करने लगता फंक्शन। एक यंग स्टार्टअप, एक अर्ली स्टार्टअप ही उसी टाइप की चीज़ होती है। लेकिन ये बच्चा आपके लिए, आज अगर मैं एज अ एम्प्लॉई मैं आपके यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है इस सेक्रीफाइस के बदले? एग्जैक्टली। तो देखिए, स्टार्टअप का फंडा वो है कि अगर आप जो चीज़, आप एक नॉर्मल कंपनी में जाते हैं, बोलते हैं आप फेसबुक चले जाओ, अमेजोन चले जाओ, इन्फोसिस चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, गूगल में चले जाओ, एक सर्टेन पाथ है वहाँ पे, एक सेट पाथ है जिस पे आप ट्रेड करते हो, आपको पता है कि मुझे इतनी इतनी ग्रोथ मिलती जाएगी। ऑफ कोर्स इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज फास्टर, द सैलरीज आर मच हायर देन द गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब आपको स्टेबिलिटी देता है, कंफर्ट देता है कि आप दोपहर में 1-2 घंटे आके घर आके खाना भी खा सकते हो, सो भी सकते हो, वो एक अलग टाइप की लाइफ है। प्राइवेट जॉब्स में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ सकती है। आप एक बड़ी कंपनी में काम करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको ऑफिस में जाके कई सारे लोगों के बीच में नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिलेगा। स्टार्टअप ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि आपको कल्चर अच्छा नहीं मिल सकता, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जो ग्रोथ आप 5 साल में या 7 साल में गूगल में या किसी बड़ी कंपनी में करते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ और उससे कहीं ज़्यादा लर्निंग आपकी 1 या 2 साल के अंदर हो सकती है। ओरिएंटेशन एक अलग टाइप का चीज़ है। इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जब ट्रांसपेरेंट होकर ये बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बैलेंस खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बैलेंस खत्म करूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस टाइप के सेक्रीफाइस के लिए रेडी होना चाहिए, उस ग्रोथ के लिए जो कि हम लोग दे सकते हैं। और वो सिर्फ मेरी ग्रोथ नहीं है। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा है। जो भी बंदा एक स्टार्टअप के साथ जुड़ रहा है, इफेक्टिवली उसका भी बच्चा हो जाता है वो, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी उसी के साथ जुड़ी है। स्टार्टअप में अगर हम पहला ही
रीजन है एक स्टार्टअप बोलने का, रिसोर्सेज बहुत कम है आपके पास, यानी पैसा भी कम है, आपके पास एक कॉफी मशीन भी नहीं होगी। कई बार हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसका ये है कि हम लोगों ने अपने वॉशरूम को भी खुद साफ किया है क्योंकि हमारा ऑफिस बॉय नहीं आया। अब हम किसी और से तो बोल नहीं सकते, लेकिन वॉशरूम यूज करना है। तो आपको उन प्रॉब्लम्स, आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आती रहती हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को जो कि किसी अच्छी जॉब में होंगे या यहाँ पे अच्छा एक एम्बियंस देख रहे होंगे अपने अपने आसपास, एलिवेटर वर्किंग होगी, आपको मतलब नट्स भी मिल रहे होंगे, आपके पास एक वेटर की सर्विस भी होगी, सब कुछ होगा, बियर पार्टीज भी होती है, बहुत कुछ होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ से देखोगे तो आप इस स्टार्टअप की जिंदगी, अगर आपके लिए वो कंफर्ट है या आपके लिए वो ज़रूरी है, तो आप ये स्टार्टअप के पेन को नहीं झेल पाओगे। और इसमें फेलियर भी बहुत बड़ा एक रिस्क होता है, जिस रिस्क के साथ हर फाउंडर, हर मैनेजर जीता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दिन आपके लिए आखिरी हो सकता है। इफेक्ट मतलब फिगरेटिवली है, लेकिन हाँ, उसका मतलब ये होता है कि आप कर रहे हो, आप कई सारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, कई सारे फैक्टर हैं जो कि अननोन्स हैं, आपको पता नहीं है। यू आर ट्रेडिंग इन मडी वाटर्स and you actually need to find a solution which is going to become huge in the next 4, 5, 6 years. अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इंडिया में ही, तो फ्लिपकार्ट में अगर आप देखोगे तो स्कूटर पे बैठ के सचिन और बिनी बंसल बुक्स बेच रहे होते थे मार्केट में, एमजी रोड पे या ब्रिज रोड पे। यहाँ पे अगर आप किसी और फाउंडर को लोगे या मतलब आप किसी और एम्प्लॉय को लोगे, तो आपको लगता है कि हर कोई कर सकता है वो चीज़। नहीं कर सकता हर कोई लोग शाइनेस की वजह से नहीं कर सकते, कई बार फाइनेंशियल सिचुएशन भी होती है घर की कि आप नहीं कर सकते। तो हम बताना चाहते हैं कि कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे, बट इन कंस्ट्रेंट्स का एक अपसाइड है जो कि दैट इज एक्चुअली ह्यूज। अगर आप देखोगे तो आज सचिन और बिन्नी बंसल ने जो सेक्रीफाइसेस उस टाइम पे किए थे, उतनी ही जल्दी फिर फ्लिपकार्ट आगे बढ़ गई। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उतनी मेहनत करी, उतनी अच्छी कोशिश करी, उनका पहला ओपनिंग किया। So I think आप जो कहना चाह रहे हो, and you know I think what Mr. Murthy also wanted to convey was that it's not necessary for everyone. It's for the people, and as a society also, if we want to grow fast, if we want to really achieve things in a faster time, and probably at the situation, the whole startup ecosystem is the whole country as a startup is, where we need to put lot many hours just because we can grow faster. That's a upside. And I think something which I also feel, being a startup founder, lot of these early team members who are sacrificing are often rewarded with a good ESOPs, apart from the growth or the learnings that are happening. Many people can say यार learning तो कहीं भी हो जाएगी, learning तो ये है, but आई थिंक वो बेबी भी तभी बनता है जब हम ESOPs के थ्रू वो टीम्स के साथ शेयर करते हैं। हम कहते हैं लेट्स शेयर दिस जर्नी, लेट्स शेयर दिस ग्रोथ, लेट्स शेयर दिस रिस्क एंड रिवॉर्ड टुगेदर। So you are not just sharing the risk, you are also sharing the rewards. तो जब हम बात कर रहे हैं कि मतलब आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना है या आपको कम पैसे में चीज़ें करनी है, उस टाइप की लर्निंग सिर्फ एक स्टार्टअप में हो सकती है, क्योंकि आप वैसे कभी नहीं सीख पाओगे जहाँ पे कि आपको अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी होगा, उसमें कई सारे डेवलपर्स भी होंगे, कई सारे सेल्स के लोग भी होंगे इन्वॉल्व, और ऑलरेडी एक अलोकेटेड बजट होगा। अब आप अगर एक स्टार्टअप में एक छोटे से बजट के अंदर वही रिजल्ट अचीव कर सकते हो, तो आप दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब वो like you rightly said, it's not for everyone, which is why we need to be extra careful in the kind of people we need to have, especially for our early part of journey. Of course, जैसे जैसे टीम ग्रो करती है, फिर कल्चर भी बिल्ड होता है उसमें। हम लोग के पास एक कोई HR भी नहीं थे, हम लोग खुद से ही करते थे सारी चीज़ें। जैसे जैसे टीम बिल्ड होती है तो फिर HR भी आते हैं, फिर एक ऑफिस सेटअप भी होता है। पहले हम लोग अपने खुद के रूम में काम करते थे, आज एक ऑफिस भी हम लोगों के पास है, ये ऑफिस बड़ा होता जाएगा। तो वो सारी चीज़ें तो यू ऑलवेज वांट टू डू फॉर दोज हु एक्चुअली आर कंट्रीब्यूटिंग। वही मुझे पता है कि हम लोग के एम्प्लॉयज़ भी वही फीलिंग के साथ आते हैं कि हम लोग करेंगे तो हमारा भी ग्रोथ होगा, कंपनी आगे जाएगी, आपका भी नाम जुड़ा होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट किसी एक बंदे ने, बिल गेट्स नहीं बना ली या स्टीव जॉब्स ने बना ली।
बहुत सारे लोगों का हार्ड वर्क है, बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ उस फेज से देखी है, Absolutely. एंड नाउ दोज गाइज आर एक्चुअली वेरी इन्फ्लुएंशियल. And I think this is one big change, from, and I'm very generally speaking, this is not a stereotype which I'm doing, as compared to traditional companies, what startup brings in is this sense of ownership across team by sharing ESOPs. ESOPs is something, which has been coming to limelight, with this internet age, with this startup age, Yeah. where people started, sharing the ownership of the business with the team members. So everybody feel participated. And I think it's also because it's no longer, one, managing director, one director or few directors sitting on the top who's driving the whole business. It's actually the team which is driving the business. And ये startup ने ये पूरा cultural ecosystem भी बहुत बदला है. And I think this has been an interesting conversation. It is. A lot of good insights, a lot of amazing pointers. We were able to extract out of this. But my final, the EOD question, the end of the day question for this show is, what do you think is the game changer that you were able to bring in the whole customer engagement journey as a company, as a founder? We are building a full stack solution. We are actually controlling the entire customer journey. To answer your question precisely, in brief, is that there are three things that we have actually changed entirely in comparison with earlier solutions in terms of career mentorship or career coaching. So when you see US market, it's well established. In India, you will find there are a lot of mom and pop stores. It's very fragile, unorganized. There are a bunch of different freelancers who are trying to provide you some sort of career solution, career counseling, any kind of thing. And mostly it's informal. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे तीन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी, विच मीन्स दैट फाइंडिंग द राइट मेंटर इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट. मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू डू दिस थ्रू आवर ओन पर्सनल नेटवर्क. कोई भैया, चाचा, ताऊ, अंकल होंगे, कोई भी होंगे. या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अपने कॉलीग को देखते हो या मैनेजर से ढूंढते हो, बट वो लक और चांस बेस्ड होता है. या टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट्स ऑल्सो प्रिविलेज्ड बेस्ड. सो इफ़ यू कम फ्रॉम एन एफिलिएंट फैमिली or a good business or probably family network, then you may be able to find it. अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो आपको अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, but most of the masses don't have that particular kind of network. So that's the first part, discovery, which expert is looking to solve. Second is personalization, यानी कि आपके अपने हिसाब का, आपके लिए जो रेलिवेंट है वो मेंटर आपको कैसे मिलेगा. आपको अभी मेंटर बोलने के लिए आपको कोई भैया मिल गया, लेकिन भैया बहुत पढ़ने वाले हैं. अगर आप स्टूडेंट हो, भैया बहुत पढ़ने वाले थे, भैया अकेडमिकली ब्राइट थे, 95% स्कोर कर रहे थे, और आप 60% के स्टूडेंट हो. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60% स्कोर करने के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, आप अच्छी जॉब में नहीं जा सकते, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. वो एक नोशन है जो कि सोसाइटी में बना हुआ है. लेकिन हम चाहते हैं कि आपको आपके काम का बंदा मिले जो समझाए कि यार अगर तुम इस टाइप के हो तो मैं भी इसी टाइप का था और इस टाइप का सोल्यूशन है. और वो भी AI ड्रिवन भी हो सकता है. उसमें आप बहुत सारी लेयर्स बिल्ड कर सकते हो, जो कि हमने करी है. मेंटोर भी आपको डाइवर्स बैकग्राउंड के मिलने चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के इंपॉर्टेंट है. और तीसरी चीज़ जो है पर्सनलाइजेशन के बियॉन्ड, डिस्कवरी पर्सनलाइजेशन के साथ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि अभी एग्जिस्टिंग करता है. इससे मेरा मतलब ये है कि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स जो है अभी जो कि बने हैं, भले वो यूट्यूब हो करा हो या इंडिया में और भी आप प्लेटफॉर्म्स देखोगे जो कि करियर कोचिंग, काउंसलिंग या मेंटरशिप करा हो, बिल्ड हो गया, वो लिस्टिंग वेबसाइट्स होते हैं. मतलब कि आप पहले तो क्यूरेशन नहीं होता उसमें. आप यूट्यूब पे जाओगे, जस्ट लाइक कोरा और यूट्यूब, इवन विद ChatGPT, it has all the information available in the world, but it's very difficult to find or arrive at the right solution, or to arrive at the right video, right post, maybe the right person. आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है. अनवेरीफाइड सोर्सेज से भी आता है, स्कैम्स भी होते हैं, तो वो ट्रस्ट का इशू एक है, क्वालिटी का इशू वहाँ पे. और उसके साथ साथ एक और इशू जो आता है वो ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म्स दे भी रहे होते हैं वो लिस्टिंग वेबसाइट्स हो जाते हैं. टिपिकली OLX टाइप या किसी और टाइप की, जहाँ पे कि कोई मार्केट प्लेस पे कंट्रोल नहीं है. कोई बंदा किसी को भी रीच आउट कर सकता है. हो सकता है वो बंदा रेस्पॉन्ड करे ना करे, वो सही है आपके लिए वो भी आपको नहीं पता. आधे टाइम मीटिंग्स आपकी या सेशंस कैंसिल हो जाते हैं, रीशेड्यूल हो जाते हैं. उसके बाद उनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता. एक मेंटर कुछ बता रहा है, एक दूसरा मेंटर कुछ और ही बता रहा है.
किसी को नहीं पता, किसी को स्ट्रक्चर नहीं पता, वो मेंटोर की भी गलती नहीं है। तो हम इन 3 चीज़ों का सोल्यूशन अपने फुल स्टैक करियर मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहते हैं, और वही हम कर रहे हैं। इफेक्टिवली यही गेम चेंजर है कि यहाँ पे हम डिस्कवरी, एक्सेस, along with personalization and quality, we are managing all of these problems in their entirety through our full stack platform. यानी कि आपका हर एक experience, whether it's finding the right mentor, which happens through our proprietary mentor recommendation engine, or getting recommendation for future course of action, or conduction of session in a fixed format, or maybe interacting with a mentor in a qualitative fashion. क्योंकि mentor को भी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, बट उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर ना हो अपने सेशन को कंडक्ट करने का। वो ट्रेनिंग भी हम देते हैं, हम अपने मेंटोर्स के लिए भी इंसेंटिव्स देते हैं ताकि वो भी इस कम्युनिटी का पार्ट बने। तो हम जो मेंटोर्स हैं हमारे, वो कल के दिन हमारे मेंटीज ही बनेंगे, क्योंकि द सेम पर्सन ऑल्सो नीड्स अ करियर एडवाइस। तो उसके लिए हम सेशंस भी उनके कराते हैं विद सीनियर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, विद स्टार्टअप फाउंडर्स एज वेल, विच एक्चुअली हेल्प दीज मेंटोर्स गेट बेटर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर ओन करियर ग्रोथ। तो आपको एक कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड करना है जो कि एक्सपर्ट हो कर रहा है, और उसमें नेचुरली इन द कमिंग डेज वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स, न्यू प्रोडक्ट रोड मैप एज पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट रोड मैप। We have a lot of new AI features, offerings which we are going to build and which we are going to provide in the coming days, so as to make mentorship and career coaching as a service accessible to every single person out there, without having them to worry about either getting a wrong advice or advice coming from an unverified person, या किसी और जगह पे जाना पड़ेगा, उनको कहीं नहीं जाना। This is a single stop solution for every person who's aspirational, who's ambitious, and who want to grow ahead in their career to find the right career solution. Wow. Wow. I think beyond business, this is such a noble idea. This is such a great value proposition for a lot of aspirants, for a lot of people who are trying to build their career. Because we all probably, travel the same journey. I think, we all relate to that problem. We all understand or feel so close to that problem. And I think a lot of mentors would become part of it because they feel close to it more than anything else. But thanks for your time, Varun. Thanks for the whole, discussion. I think, I enjoyed the whole conversation. And I'm sure. Wonderful. Thank you so much, Ankit. I mean, I thoroughly enjoyed this conversation. I mean, and it does not happen every day that you actually get to talk about your ideas, and of course about not just the company or a business in general, but the entire society. What are the things that we need to do as founders, of course, and as people who are like or who are actually trying to build something. And I hope this was useful, and this might, some people at least find this useful. And naturally, I mean, if there are other ideas about anything else that we can build as a business or probably as a mentorship solution, I would actually love to have them or hear more about them. Sure. And thanks again. Thank you so much for inviting me on this. Thank you. It was Thank you. So good.